हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे साइक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन समझने से पहले हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा अबाउट अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये टॉपिक आप लोग को इन डेप्थ एसी चैप्टर में मिलेगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन हाँ, साइक्लोट्रॉन समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ देखा होगा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट रहता है और जो भी उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है वो भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स रहता है। या आप लोग कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स रहे तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फिक्स्ड रहेगा। लेकिन आ जाते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इन सबको हम लोग डीसी सप्लाई भी कहते हैं। अभी आ जाएंगे ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ में। ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ में क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि उसका जो पोलैरिटी है वो फिक्स टाइम के बाद ऑल्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रह जाता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह जाता है। बट इन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आफ्टर ए फिक्स टाइम ऑल्टर होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एक फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता है, आफ्टर ए फिक्स टाइम चेंज होता है। तो आप समझिए, अगर टर्मिनल चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जहां पे भी अप्लाई हो रहा है, जहां पे भी आप लोगों ने कनेक्ट किया इसको, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा। चलो देख लेते हैं इसको। सो दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद ग्राफ नीचे की ओर है। क्या समझा रहा है कि ईएमएफ का जो टर्मिनल है वो उल्टा हो गया। मतलब पहले जो पॉजिटिव मानेंगे और जिसको नेगेटिव मानेंगे, अभी नेगेटिव वाला बन गया पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला बन गया नेगेटिव। तो आफ्टर ये एक साइकिल है, यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के बारे में। लेकिन मैग्नीट्यूड यहां पे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साइक्लोट्रॉन समझने के लिए मैग्नीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो भी पोलैरिटी है वो हाफ ऑफ द साइकिल के बाद चेंज होगा। तो अगर पोलैरिटी चेंज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ठीक है, हम लोगों ने ये दो डी लिया, जिसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल देखिए, हम लोगों ने ये दोनों डी लिया। ठीक है, दिस टू आर मेटल डीज, मेटल का है। तो यहां पे हम लोगों ने लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो क्या होगा, ये फिलहाल स्टार्टिंग में पकड़ लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे हाफ ऑफ द टाइम पीरियड गया, ये एक साइकिल का जो टाइम है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन पोलैरिटी कब चेंज होता है, एक साइकिल के बाद नहीं, हाफ ऑफ द साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज होता है। तो पूरा टाइम पीरियड को हम लोग अगर टी लेते हैं और इनिशियली मानते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस ओर। तो आफ्टर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव और ये वाला बन जाएगा नेगेटिव। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस ओर। फिर से हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला बन जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस ओर। तो क्या समझ में आया, क्योंकि हम लोगों ने
इन दोनों मेटल डी में हम लोगों ने लगाया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। आफ्टर एवरी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड उसका जो भी पोलरिटी होगा वो रिवर्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब अभी हम लोग समझेंगे अबाउट साइक्लोट्रॉन, वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वैसे इन डिटेल्स आप लोग को ये टॉपिक इसी चैप्टर में मिलेगा। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिवाइस नोन एज साइक्लोट्रॉन। तो इस डिवाइस का काम क्या है? यह डिवाइस कुछ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स को हाई स्पीड तक एक्सीलरेट करता है। वो कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या करता है, इसका रिजल्ट क्या है कि प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स को हाई स्पीड तक एक्सीलरेट करता है। नेक्स्ट, उस हाई स्पीड या हाई एनर्जी, हाई स्पीड यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो उस हाई स्पीड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को वो छोड़ता है टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक न्यूक्लियाई टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देख लेते हैं एक बार। So cyclotron is a device used to accelerate charged particles like protons, neutrons, alpha particles, etc. to very high energies. मैंने ऑलरेडी बोला ये बार बार उसका स्पीड बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे ये डिवाइस काम करता रहेगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स जो भी हो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, यानी कि एक्सीलरेट होता जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोग को रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी या रिक्वायर्ड स्पीड मिला, हम लोग उसको छोड़ देंगे टुवर्ड्स आवर टारगेट यानी कि न्यूक्लियाई, जहां पे जाके मेरा हाई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल या हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जाके हिट करेगा टू कैरी आउट आवर रिक्वायर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। सो ये डिवाइस इन्वेंट किया गया इन 1934 बाय ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टोन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन में रहता है दो होलो मेटल चैम्बर्स। आप लोग देख सकते हैं दो डी शेप का मेटल चैम्बर्स रहता है जो होलो रहता है अंदर से। अब उनको सिलेंडर जैसा भी बोल सकते हैं, सिलेंडर जैसा नहीं कि ये सिलेंडर ही है। तो दो होलो मेटेलिक चैम्बर रहता है डी शेप का, जिसको हम लोग कहते हैं डीज। दो डी शेप का इसलिए दो है, इसलिए हम लोग कहते हैं डीज। और दोनों डी को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से। ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करेगा, आफ्टर हाफ ऑफ इट्स साइकिल उसका पोलरिटी चेंज करता रहेगा, क्योंकि दो डी में कनेक्टेड है। दो डी का पोलरिटी आफ्टर हाफ ऑफ इट्स साइकिल चेंज होता रहेगा। मतलब इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव है, तो हाफ ऑफ द साइकिल हो जाएगा इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव। और वो आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, उसका हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद दोनों का पोलरिटी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, हम लोग दोनों डी को हॉराइजेंटली प्लेस करेंगे, हॉराइजेंटली, ठीक है, और दोनों के बीच में एक गैप भी रहेगा। नेक्स्ट, हम लोग ये जो सेटअप है डी का, उसको हम लोग प्लेस करेंगे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल नीचे की ओर है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सो हम लोग का डी ऐसा है, डी का जो प्लेन है वो ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग जिस चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन मान लीजिए, जिसको हम लोग एक्सीलरेट करेंगे, उसको ठीक बीच में रखेंगे, दोनों डी के ठीक बीच में रखेंगे। कैसे एक्सीलरेट होगा वो हम लोग वर्किंग पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा सेटअप है वो हम लोग एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखेंगे। क्यों वैक्यूम चैम्बर के अंदर? क्योंकि अगर वैक्यूम हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया तो आसपास बहुत सारा एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स घूमता रहेगा। तो मैं जो जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहा हूं, वो जाके बीच बीच में मेरे एयर मॉलिक्यूल्स को हिट कर देगा और अपना जो भी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन किया वो लॉस कर देगा, जो हम लोग नहीं चाहते।
तो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी दूसरे चीज को जाके हिट करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा सिस्टम को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में आ चुके हैं, दैट इज थ्योरी एंड वर्किंग। सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। सो यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग क्लियरली वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि अगर एक चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है Q, तो किस ओर एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक चार्ज पार्टिकल जितना जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक चार्ज पार्टिकल जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स वर्क करता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। मतलब उस फोर्स के वजह से चार्ज का स्पीड बढ़ता है। उस फोर्स के वजह से चार्ज अगर मूवेबल हो, अगर फ्री टू मूव हो, तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। या हम लोग कह सकते हैं इस फोर्स के वजह से चार्ज विल एक्सीलरेट, ठीक है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर हम लोग किसी भी दो मेटल प्लेट हो या कोई भी दो मेटल पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में अगर चार्ज को रखते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में अगर चार्ज रखते हैं, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो वहां पे अगर चार्ज को रखेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग का चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस ओर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। वो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और ये फोर्स क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फोर्स वर्क करता है। यानी कि चार्ज अगर फ्री टू मूव है, अगर वो मूवेबल है, अगर वो मूव कर सकता है, तो उसका स्पीड को बढ़ाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सीलरेट होगा। वो चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स पे। तो ये भी हम लोगों ने देखा, उसका लिंक मैंने दे दिया, या अभी भी अगर लिंक आ रहा है तो उसमें जाइए और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग विद स्पीड v, एक चार्ज है Q जो मूव कर रहा है विद स्पीड v, और जिस मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है b। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब जाके वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन, मूविंग चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है QVV साइन ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स वर्क नहीं करता। वो फोर्स वर्क नहीं करता। वो फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं वो फोर्स चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हाँ वर्क नहीं करेगा। चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी केस हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा, आप लोग देख सकते हैं लिंक में जाके, कि अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, ठीक है, थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन के बीच का एंगल। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90, ठीक है। देखा गया वो फोर्स जो है, वो पूरा मेरा लास्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक 100% एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन सा फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है, वो फोर्स चार्ज पार्टिकल को घुमाना शुरू कर देता है।
इन ए सर्कल। ठीक है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो क्यू वी वी साइन 90 मैंने ऑलरेडी बोला, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने लिखा क्यू वी वी साइन 90, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। एम क्या है, उसी चार्ज पार्टिकल का मास, v जिस स्पीड से वो सर्कल में घूमेगा, और r उस सर्कल का रेडियस। तो यहां से वेरी इजीली आप लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये उस सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में वो घूमेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जब एक चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका स्पीड चेंज होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सिर्फ उसको घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो चार्ज को घुमाएगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहां से हम लोग रेडियस निकाल लिया सर्कल का, या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में निकाल सकते। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब वो चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। सो इट इज सर्कमफरेंस बाय स्पीड। ठीक है, एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफरेंस, कौन सा स्पीड से, v। तो यहाँ पे r के जगह पे हम लोगों ने r यूज किया, तो टाइम पीरियड है 2πm/qb। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, टाइम पीरियड दैट इज एक बार घूमने का टाइम, वो ना रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ना रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि घूमने का जो टाइम पीरियड है, एक बार घूमने का जो टाइम पीरियड है वो मेरा सर्कुलर मोशन का ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा ना ही मेरा चार्ज का स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। सो फ्रीक्वेंसी वेरी इजीली निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दिस q by 2πm। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, टाइम पीरियड इज एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी इज एक सेकेंड में टोटल कितना रेवोल्यूशंस होगा। ठीक है, सो हम लोग का थ्योरी हो चुका है और अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का थ्योरी पोर्शन भी खत्म हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज वर्किंग में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो डी के बीच में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोटॉन को लेके डिस्कस करते हैं। वैसे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स को भी एक्सीलरेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस एज एन एग्जाम्पल हम लोग प्रोटॉन को लेके ही डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली बीच में हम लोग रखेंगे प्रोटॉन को। ठीक है, जैसे प्रोटॉन को रखा, चलिए मान लेते हैं कि एट दैट मोमेंट हम लोग का ये डी था नेगेटिव और ये डी था पॉजिटिव। हम लोग डीसी सप्लाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन ऐसी सप्लाई को हम लोग या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दोनों डी में कनेक्ट किया, तो एक बार ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, आफ्टर हाफ ऑफ द साइकिल ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन को रखेंगे, चलिए मान लेते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटॉन को रखा, तब ये जो डी था, ये जो मेटल चैम्बर था वो नेगेटिव था। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नेगेटिव की ओर एक्सीलरेट होगा। या आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बीच में, दोनों डी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव चार्ज, वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे वो अंदर घुसा, लेकिन अंदर घुसते वक्त
वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अंदर घुसते वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलरली वो मूव करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये फोर्स क्या करेगा, उसको घुमाएगा। और एक बात, जैसे ही वो मैग्नेट क्या कहते हैं मेटल चैम्बर यानी कि डी के अंदर घुसता है, हम लोग को पता है कि कंडक्टर के अंदर ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो जैसे ही ये प्रोटॉन डी के अंदर घुसता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वो सिर्फ किसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो जब घुस रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जा रहा था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली गया, उसने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस किया। कौन? चार्ज। और वो फोर्स उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, क्योंकि वो फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है घूमने का। तो जैसे ही ये घूम के यहां पे आया, कौन? प्रोटॉन। जैसे ही D1 क्या कहते हैं चैम्बर में ये घूम के यहां पे आया, आते ही देखेगा कि D2 बन चुका है नेगेटिव एंड D1 बन चुका है पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम D1 टू D2। प्रोटॉन किस ओर एक्सीलरेट होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। प्रोटॉन बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही गैप में आके पहुंचा प्रोटॉन, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आके एक्सपीरियंस करेगा, सिर्फ गैप में। बिकॉज डी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। किसी भी मेटल कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर, मेटल हो या कंडक्टर हो, बात एक ही है, एवरी मेटल्स आर कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो चार्ज कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, सिर्फ दोनों डी के बीच में। ठीक है, जैसे ही घूम के यहां पे आया, देखा ये नेगेटिव हो चुका है और ये पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, जैसे ही ये नेगेटिव हुआ है, तो इस ओर फिर से एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस डी से इस डी की ओर। तो यहां का प्रोटॉन जो आया घूम के, हाफ ऑफ द सर्कल जो घूम के आया, आगे किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टुवर्ड्स D2। और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से उसका स्पीड पहले जो स्पीड था उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला देख लीजिए आप लोग, अगर स्पीड बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ेगा, बिकॉज R इक्वल्स टू mv बाई क्यू। अगर स्पीड बढ़ता है, स्पीड किसने बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। कब, जो गैप पे आके पहुंचा। जैसे गैप पे आके पहुंचा, पोलैरिटी चेंज हुआ। गैप पे आके पहुंचा, पोलैरिटी चेंज हुआ। पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओर, प्रोटॉन किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फोर्स एक्सपीरियंस किया, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ने से सर्कल का रेडियस बढ़ा। तो दिस टाइम प्रोटॉन इज रिवॉल्विंग इन अ न्यू रेडियस। ठीक है, वो रेडियस पहले से बड़ा है, वो रेडियस पहले से बड़ा है। फिर से घूम के आया यहां से यहां तक, फिर से घूम के यहां तक आया। आके क्या देखा, जैसे गैप पे आके पहुंचता है, आके देखता है पोटेंशियल रिवर्स हो चुका है। आके देखता है D1 फिर से बन गया नेगेटिव, D2 फिर से बन गया पॉजिटिव। आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस वक्त चार्ज जो है वो डी के अंदर घूमेगा, जिस वक्त चार्ज डी के अंदर घूमेगा, तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ठीक है, सो दीज आर हॉलो चैम्बर्स। तो इसके अंदर से जैसे घूम के यहां पे आया, आके देखा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, गैप पे आ गया। गैप पे आते क्या होगा, गैप पे आते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे, सिर्फ दोनों डी के बीच का जो गैप है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आके यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस किया, किस ओर, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे फोर्स एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, स्पीड विल इंक्रीज। जैसे स्पीड बढ़ता है, रेडियस पहले से और बढ़ गया, तो पहले यहां से यहां तक गया, रेडियस बढ़ा, यहां से यहां तक आया, रेडियस बढ़ा। तो ये चीज होता रहेगा, ये चीज होता रहेगा। जैसे यहां पे फिर से घूम के आएगा, देखिएगा फिर से पोलैरिटी चेंज, फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पुश मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पुश मिलेगा, फिर से स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से फिर से रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे, कि ये प्रोटॉन जब एक हाफ सर्कल लेके आएगा, गैप के सामने जब आएगा, तब पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ तो, तब अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि इसका, दैट इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का जो टाइम पीरियड है और हम लोग का चार्ज पार्टिकल का जो घूमने का टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली इक्वल रखना पड़ेगा। सो आप टाइम पीरियड को इक्वल रखिए, किसका किसका टाइम पीरियड, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का टाइम पीरियड एंड चार्ज का घूमने का टाइम पीरियड इक्वल रखना पड़ेगा। या आप लोग बोल सकते टाइम पीरियड को इक्वल रखिए या दोनों का फ्रीक्वेंसी को इक्वल रखिए, बात तो एक ही है, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल रहेगा दोनों का तो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल रहेगा। तो अगर आप दोनों का टाइम पीरियड को एग्जैक्टली इक्वल मेंटेन करते हैं तो जितना बार टाइम पीरियड को इक्वल मेंटेन किया मतलब क्या, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड भी इक्वल हुआ। किसका हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का और सर्कुलर मोशन का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब आधा सर्कल में जो टाइम लगता है। तो क्या होगा, जैसे अगर दोनों का, इसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड मतलब हाफ ऑफ द टाइम के बाद उसका पोलैरिटी चेंज होता है। तो जैसे यहां से यहां तक आया, इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रोटॉन यहां से यहां तक आया हाफ सर्कल लेके, उस दौरान कितना टाइम गया, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। पूरा तो घुमा नहीं, एक डी के अंदर पूरा घूमेगा क्या, नहीं, एक डी के अंदर पूरा सर्कल का हाफ पोर्शन घूमेगा। कितना टाइम लेगा, कैपिटल टी जो पहले निकाल के रखा डिवाइडेड बाई 2 किया, सो 2 पाई एम बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 किया, इस पाई एम बाई क्यू बी। तो ये कौन सा टाइम है, हाफ घूमने का टाइम। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम जिसके बाद पोलैरिटी चेंज हो जाता है। तो अगर ये दो टाइम को हम लोग इक्वल रखते हैं, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, दोनों का टाइम पीरियड को अगर इक्वल रखेंगे तो दोनों का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। यानी कि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इक्वल का मतलब समझना पड़ेगा, यानी कि प्रोटॉन को हाफ सर्कल लेने का टाइम, प्रोटॉन को हाफ सर्कल कवर करने का टाइम, that is T/2 must be equal to EMF का पोलैरिटी चेंज होने का टाइम। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था। सो दिस इज फुल टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम फुल साइकिल, यानी कि यहां पे कितना टाइम लगा, फुल टाइम पीरियड। कितने टाइम बाद पोलैरिटी चेंज होगा, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो जैसे ही ये घूम के आएगा, कौन सा दो टाइम मिला, इसका हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, घूमने का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड एंड पोलैरिटी चेंज होने का टाइम, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। पोलैरिटी कब चेंज होता है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद। तो जैसे ये घूम के आया, ठीक है, वो आके देखेगा कि पोलैरिटी चेंज हुआ। जैसे यहां से यहां तक घूम के गया, दोनों का टाइम तो सेम है, आधा घूमने का टाइम एंड पोलैरिटी चेंज होने का टाइम। जैसे यहां से यहां तक घूम के गया, देखेगा पोलैरिटी चेंज हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन। कौन सा कंडीशन, जैसे ही एक चार्ज आधा चक्कर लगा के गैप में जाएगा, यानी कि घूमने का आधा टाइम पीरियड, घूमने का आधा हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, तभी जाके देखेगा कि पोलैरिटी जस्ट चेंज हुआ, यानी कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का आधा टाइम पीरियड, वो दोनों इक्वल मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात शायद आप लोग के दिमाग में आ रहा है
कि रेडियस तो चेंज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस बार जैसे गैप क्रॉस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है और स्पीड इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही गैप क्रॉस करता है, गैप में तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक धक्का देता है तो वो स्पीड बढ़ा देता है। क्या स्पीड बढ़ाने के बाद भी घूमने का टाइम सेम रहेगा? तो आंसर इज यस, बिकॉज टाइम पीरियड ना स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाय QB। तो स्पीड बढ़ेगा, उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। यानी कि आधा घूमने का टाइम बोलिए या पूरा घूमने का टाइम बोलिए, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग को क्या चीज याद रखना है? सबसे पहले कि हम लोग को ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF का टाइम पीरियड और मेरा जो पार्टिकल जो घूमेगा उन दोनों का टाइम पीरियड का वैल्यू इक्वल रखना पड़ेगा। दैट मीन्स जब मैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF को लगाऊंगा, मुझे ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF का टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड के साथ, यानी कि सर क्या कहते हैं, चार्ज का घूमने का टाइम पीरियड के साथ मैच करना चाहिए। एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये टाइम पीरियड मैच करेगा तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड मैच करेगा। हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में मेरा प्रोटॉन हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा और हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में सोर्स ऑफ EMF अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। पोलैरिटी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन यहां से घूम के आया, जब घूम रहा था तब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जैसे घूम के आया, अगर आके देखता है कि पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ, तो क्या प्रोटॉन यहां पे आएगा? ऑलरेडी ये पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, क्या प्रोटॉन को इस ओर धक्का मिलेगा? नहीं। तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर प्रोटॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन प्रोटॉन को तो इस ओर करना चाहिए था। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही प्रोटॉन हाफ ऑफ द सर्कल घूम के गैप में आए, मेरा पोलैरिटी चेंज हो जाना चाहिए। दैट जैसे ही घूम के आए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और प्रोटॉन विद टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करे, जिससे कि वो नेक्स्ट डी में जा सके और जाके फिर से एक हाफ सर्कल कवर कर सके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जितना हाफ साइकिल के बाद आके पहुंचता है और पोलैरिटी चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड देता है एक पुश, तो इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये चलता रहता है। जितना बार गैप को क्रॉस कर रहा है, गैप को क्रॉस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बार गैप को क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि एक्सीलरेट कर रहा है, या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये घूमते घूमते हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राउंड लगाए। घूमते जब एकदम पेरीफेरी से गुजरेगा, मतलब एकदम बाउंड्री से गुजरेगा, तब हम लोग एक डिफ्लेक्टिंग फील्ड, सो दिस इज अवर विंडो। अभी हम लोग घूमते बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरा, बहुत स्पीड बढ़ा, बहुत एनर्जी बढ़ा। अभी हम लोग को जहां पे हिट करवाना है, इतना एनर्जी क्यों बढ़ाया? कहीं पे हिट करवाने के लिए। तो जहां पे हिट करवाना है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, जो भी न्यूक्लियर के साथ उसको हिट करवाना है, उसको हिट करवा देंगे, उसको पास करवा देंगे वाया विंडो। ठीक है, लेकिन कब निकलेगा ये? जब घूमते डी का जो रेडियस है, पूरा तो 100% रेडियस नहीं, लेकिन डी के एकदम पेरीफेरी से जब गुजरेगा, तब वो निकल के आ जाएगा और टारगेट को हिट कर जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन से एक चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा।
जब मेरा चार्ज पार्टिकल या यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोटॉन लिया था, वो जब लास्ट राउंड मार रहा होगा, लास्ट राउंड, लास्ट जो सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, वो एकदम डी के पेरिफेरी के साथ कंप्लीट कर रहा होगा, मतलब डी के बाउंड्री के साथ साथ होगा। तो हम लोग ले सकते हैं जो सर्कल का लास्ट जो सर्कल होगा, लास्ट जो सर्कल होगा उसका रेडियस या डी का रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, और वो रेडियस हम लोग ले लेंगे R0। और चलिए हम लोग ले लेते हैं कि लास्ट जब सर्कल होगा तब जो स्पीड होगा वही तो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि हर एक सर्कल में स्पीड बढ़ रहा है। तो लास्ट जो सर्कल होगा तब उसका स्पीड होगा V0। ठीक है, तो R0 वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लास्ट सर्कल क्या होगा। लास्ट यहाँ पे तो इतना फिगर 100% करेक्ट नहीं है, तो लास्ट जो सर्कल होगा वो तो एकदम पेरीफेरी से जाएगा, डी के एकदम बाउंड्री के पास से जाएगा। तो तब उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, डी का रेडियस, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं हम लोग डी का रेडियस। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो v के जगह पे मैं लिख देता हूं V0, मतलब मैक्सिमम स्पीड। कब, जब वो एकदम पेरीफेरी से गुजरेगा, फाइनल सर्कल मारेगा, तब उसका क्या कहते हैं रेडियस क्या होगा, d का रेडियस के बराबर। तो ये बात समझ लीजिए, ये किसका रेडियस है, फाइनल सर्कल का रेडियस बोल सकते हैं या d का रेडियस। ठीक है, तो यहां से आपको निकाल के रखना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड। तो वो कितना आएगा, एक एक वी कैंसिल, दिस क्यू बी आर नॉट, क्यू वी आर नॉट बाई एम। सो ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड। क्यू क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सीलरेट किया उसका चार्ज। बी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एक्ट कर रहा है। आर नॉट क्या है, मैक्सिमम रेडियस सर्कल का, या डी का रेडियस ही बोल सकते हैं। ठीक है, एम क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मास। तभी तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या कब होगा, जब स्पीड मैक्सिमम होगा। तो इट इज हाफ ऑफ एम V0 स्क्वायर। तो V0 यहाँ पे यूज कीजिए, खत्म। सो अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या क्या लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन का, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक चीज। सो फ्रॉम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये रिजल्ट निकला है। ये रिजल्ट ये कहता है कि एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास है m0, दैट मीन्स वो पार्टिकल जब रेस्ट में था तब अगर उसका मास था m0, अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है, अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तब उसका मास भर के हो जाएगा m। थोड़ा ध्यान से देखिए, फ्रॉम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हम लोग को ये रिजल्ट मिलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास, जब यानी कि वो जब रेस्ट में था तब अगर उसका मास होता है m0, तो वो अगर v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तब उसका मास हो जाता है भर के m इक्वल्स टू m0 बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। c क्या आप लोगों को बताए, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, ये मास मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ज्यादा बढ़ जाता है इफ द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करे, अगर वो स्पीड लाइट के स्पीड के साथ कंपेरेबल हो, तब आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि मास काफी चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से यहां पे इफेक्ट आता है। क्या होता है कि एक मैक्सिमम लिमिट के बाद और स्पीड को नहीं बढ़ाया जा सकता बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, स्पीड बढ़ाना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। लेकिन एक मैक्सिमम स्पीड के बाद साइक्लोट्रॉन से और प्रोटॉन का स्पीड बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों, बिकॉज जैसे स्पीड बढ़ते
प्रोटॉन का स्पीड बढ़ते 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 जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जैसे स्पीड बढ़ते 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 वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होना शुरू हो जाता है, तब मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका? उस चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, तो स्पीड बढ़ते 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 जैसे ही वो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट होता है, तब मास बढ़ जाता है। क्या मास बन जाता है बढ़ के? m इक्वल्स टू m नॉट बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। m इज ग्रेटर देन m नॉट। अभी अगर आप बोलेंगे तो मास चेंज हुआ तो हुआ क्या? मास चेंज हुआ तो खेल खत्म, बिकॉज अगर मास चेंज होता है तो ये टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, ये टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। घूमने का एक सर्कल लेने का जो टाइम था वो कांस्टेंट था, वो चेंज हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं आधा सर्कल घूमने का टाइम चेंज हो गया, क्या होता रहेगा, क्योंकि मास कांस्टेंटली बढ़ रहा है। तो अगर ये टाइम चेंज हो जाता है, ये टाइम तो चेंज नहीं हुआ, वो तो आप लोगों ने पहले से डाल के रखा, फिक्स्ड है। मतलब ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का पोलरिटी चेंज होने का टाइम, पोलरिटी चेंज होने का टाइम दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, वो तो सेम रहा। लेकिन इसका तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, क्योंकि मास चेंज हो जाता है अगर ज्यादा स्पीड से मूव करता है। तब क्या होगा? ये घूम के आएगा, ये घूम के आएगा और आके देखेगा पोलरिटी चेंज हो चुका है पहले से, या चेंज नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट करने के लिए रेडी नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? वो तो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड और घूमने का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तब मास चेंज हो जाता है ज्यादा, और जैसे ही ज्यादा मास चेंज होता है टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को यह समझ में आता है कि साइक्लोट्रॉन यूज करके एक लिमिट तक स्पीड बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा स्पीड, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक लिमिट के बाद हम लोग साइक्लोट्रॉन को यूज करके और स्पीड नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट काम करना शुरू कर देता है। समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात आ जाता है कि सिर्फ हेवी पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इन सब को ही यूज कर सकते हैं, मतलब इन सब को ही एक्सीलरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करके एक्सीलरेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए लाइटर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्रोटॉन ले लीजिए, न्यूट्रॉन ले लीजिए, अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, इन सब के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम हो जाता है। उससे क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ता है उसका। ठीक है, क्योंकि मास उसका बहुत कम है, स्पीड बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे स्पीड बहुत जल्दी बढ़ता है, इस प्रॉब्लम में फिर से फंस जाता है वो जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे स्पीड बहुत जल्दी बढ़ता है, इसका मास भी चेंज हो जाता है। मास चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज, दैट मीन्स आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस यानी कि वो जो दोनों का टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, तो क्या होगा? प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम के आएगा, आके देखेगा पोलरिटी चेंज नहीं हुआ, उसी को ही कहते हैं आउट ऑफ फेस। तो समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉन को भी एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने समझाया कि एक मैक्सिमम स्पीड के बाद एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता कोई भी पार्टिकल को। पॉइंट नंबर 2 मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ वेरी लाइटर पार्टिकल, उसका स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और बहुत जल्दी जैसे स्पीड बढ़ेगा मास भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन को भी एक्सीलरेट नहीं कर सकते। हम लोग को पता है न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, तो यहां पे चार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो स्पीड बढ़ता है,
और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा घुमा के बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से भेजता है। आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? घुमाना तो ठीक है, लेकिन क्यों घुमा रहा है? क्योंकि बार बार घुमा घुमा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके जाना है। बिकॉज जितना बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो स्पीड बढ़ा नहीं सकता, स्पीड बढ़ाता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन को यहाँ पे एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को भी यहाँ पे हम लोग यूजिंग साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट नहीं कर सकते।